क्वेश्चन आपको करा रहा था, इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे करना होता है, किस तरीके का। इमेज थोड़ी ऐसी बन गई है, आंसर वैसे ही करना है जैसे कल बताया था हम। ठीक है, इमेज पर ध्यान मत देना कि सर ये तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। ठीक है, इमेज पर ध्यान मत देना, इमेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, बट आंसर वैसे ही निकलेगा जैसे कल समझाए थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ, कल मुझे नितिन सर ने स्क्रीनशॉट भेजा था तुम लोगों का, और मैं ऐसी वाहियात चीज़ों पर ना बात नहीं करना चाहता। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा। इमेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, इमेज पर थोड़ा ध्यान मत देना, आंसर दो जल्दी से। इस तरीके का क्वेश्चन की मैं इमेज लगा के लाता तो हूँ, है कैसे नहीं इस बार पता नहीं। चलो इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर दे दो बस। तो मैंने तरीका बताया था इस क्वेश्चन को करने का कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई दे तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, आप इस तरह से नंबरिंग कर दोगे। क्या कर दोगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप नंबरिंग कर दोगे, है ना। और इस तरह से नंबरिंग करने के बाद आप इसको सीक्वेंस में लिखोगे। कैसे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में लिखोगे। फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे एक के सामने एक लेना है। फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे एक के सामने एक लेना है। फिर इन दोनों को ऐड करना है, 1 और 2 ऐड करके कितना बनेगा, 3। फिर इन दोनों को ऐड करना है, फिर 3 और 3 कितना बनेगा, 6। फिर इन दोनों को ऐड करना है, तो 6 और 4 कितना बनेगा, 10। फिर इन दोनों को ऐड करना है, किन दोनों को, इन दोनों को। 10 और 5 कितना बनेगा, 15। 10 और 5 कितना बनेगा, 15। 15 और 6, 15 और 6 कितना बनेगा, 21। ठीक है, अब सबको ऐड कर दीजिए। 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25 और 10 35, 35 और 1 36, 36 और 20। 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 5 35, 35 और 10 20 और 10 30, 5 35 1 36, 36 और 20 56। तो कितना हो गया, 56। तो 56 तो ये हो गए। ठीक है, 56 तो ये ऐड हो गए। अब 56 ऐड होने के बाद आपको पता है आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की ओर प्रस्थान करना है। एक स्किप कर दीजिए, एक ले लीजिए, एक स्किप कर दीजिए, एक ले लीजिए, एक स्किप कर दीजिए। मतलब 15 प्लस 6 प्लस 1, 6 1 7 15 22, 22 और 56 कितना हो गया, 78 हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 78 बनेगा। कितना बनेगा, वो 78 बनेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से ही किया जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बेसिक ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिकोण के जितने बेसिक पार्ट है वो हो चुका है ना। त्रिकोण का बेसिक पार्ट जितना भी है वो हो चुका है। एक दो क्वेश्चन और त्रिकोण से संबंधित मैं बता देता हूँ। वैसे बेसिक पार्ट हो चुका है। अब त्रिकोण में आने वाले जो क्वेश्चन है, मतलब जो त्रिकोण से बड़े क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको, मैंने कहा ना, तीनों का बेसिक पढ़ाऊंगा। तीनों का बेसिक पढ़ाने का अर्थ है मैं आपको तीनों चैप्टर पहले कवर करूंगा, तीनों चीजें कि वो क्या होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर भी कवर करूंगा। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर कवर करने के बाद, रेक्टेंगल और स्क्वायर को कवर करने के बाद ही जो है सारे क्वेश्चंस एक साथ ले लेंगे फिर। आकृति बताओ कितने त्रिकोण है। कोई बात नहीं अरविंद, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ऐसी समस्याएं आती हैं कभी कभी सामने। लाइव ओपन सब तभी नहीं होता जब आपके ध्यान रखो। अब जैसे इसमें बताना है कि त्रिकोण कितने हैं, तो सबसे पहले तो अगर मैं ये आकृति देखूं तो इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 1 + 2 = 3। यहाँ से भी 1 + 2 = 3 हो जाएंगे यहाँ से, और 1 + 2 = 3 हो जाएंगे इससे, तो 9 तो ये हो गए। प्लस अगर मैं इस आकृति की बात करूं तो 1 2 3 4, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, 3 3 6 4 10, तो 10 इसमें हो जाएंगे। प्लस इसकी बात करोगे तो ये भी 3 ही हो जाएंगे। प्लस इस आकृति की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये हो जाएंगे 21, तो +21 हो जाएंगे।
अब देखिए यहाँ तक का जो टोटल है वो कितना हो गया 9 और 10 19 और 3 22 1 23 23 और 20 43 43 तो यहाँ तक हो गए, 43 तो यहाँ तक हो गए, सही है। 43 यानी कि 43 जो है वो यहाँ तक हो गए, तो 43 यहाँ तक हो गए। तो उसके बाद इसमें जो हिडन है वो बताया जाए, तो एक हिडन इसका ये रहा, दूसरा हिडन जो है वो इसका ये रहा, दूसरा हिडन जो है वो इसका वो ये रहा, और तीसरा हिडन जो है इसका वो ये रहा, मतलब सबसे बड़ा वाला। तो 3 हिडन इसमें ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट कंसिडरेशन में नहीं लिए हो अभी तक। तो 43 और 3 जो है वो हो जाएगा 46 यानी कि 46। ठीक है, 46 हो जाएगा, सही है। 46 जो है वो आपका आंसर होगा, 46 जो है वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो 46 विल बी द राइट आंसर, नॉट 47 नाइदर 45। ठीक है, 46 जो है वो इसका आंसर होगा। बाकी अब ट्राइंगल के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे बाद में, पहले हम बाकियों का बेसिक सीख लें। मतलब हम अभी जो है वो फिर इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इन सबको डील करेंगे एक एक करके। अभी बाकी फिर दूसरे कॉन्सेप्ट्स का हम जो बेसिक है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं किसका, रेक्टेंगल का। सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं किसका, रेक्टेंगल का। दूध से क्या मलाई बोले। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें रेक्टेंगल का बेसिक क्या है। रेक्टेंगल का मतलब होता है बेटा आयत, या मेरे हिसाब से रेक्टेंगल से पहले ना स्क्वायर समझो, क्योंकि स्क्वायर समझोगे तो रेक्टेंगल आसान हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, तो वर्ग को पहले हम समझते हैं, फिर हम जो है वो आयत की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए वर्ग का मतलब क्या है। वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक बराबर होती है ना। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं एक बराबर होती है, मतलब वर्ग आकृति, जो वर्ग की आकृति जो है उसमें चारों भुजाएं जो है, नींद आ रही थी बहुत तेज, कॉफी पी के शायद उड़ जाए। गिनने की बात आती है तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं। कैसे क्वेश्चंस दिखते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। कभी तो कहेगा वो इस आकृति में बताइए वर्ग कितने हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल। या कभी कहेगा वो इस आकृति में बताइए वर्ग कितने हैं। तो अलग अलग आकृतियां आती हैं और अलग अलग आकृतियों में वर्गों की संख्या जो है वो पूछी जाती है। तो इसमें ना हम दो केस लेते हैं, इसमें हम दो केस लेते हैं। एक रो और कॉलम की बात समझना, ये वाला जो हिस्सा है ना इसको रो कहते हैं हम, है ना, ये तो आप सब जानते होंगे। और ये वाला जो हिस्सा है इसको कॉलम कहते हैं हम, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कॉलम कहते हैं हम, है ना। तो इसको रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं, ये सब जानते होंगे आप, यस और नो, जानते हो ना आप सब ये बात कि इसको रो कहा जाता है और इसको कॉलम कहा जाता है। अब रो और कॉलम में अगर मैं बताऊं तो वो क्या है कहानी, दो केस होते हैं। एक केस 1 है जिसमें रो और कॉलम बराबर होती है, और एक केस 2 है जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होती है। ठीक है, अब हमसे कोई स्क्वायर गिनने के लिए कहे तो हम वर्ग गिन तो सकते हैं, गिनने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये आकृति है, इस आकृति में अगर कोई मुझसे बोले कि भाई वर्ग की संख्या गिन के बताओ कितनी है, इस आकृति में कोई मुझसे बोले भाई वर्ग की संख्या गिन करके बताओ कितनी है, मैं गिन सकता हूँ। कैसे, मैं कहूंगा एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये सबसे जो बड़ा वाला है, पांचवा, मतलब ये जो सबसे बड़ा वाला है ये वर्ग पांचवा वर्ग है। ये जो सबसे बड़ा वाला है ये जो है ये पांचवा वर्ग आपका कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये जो है ये पांचवा वर्ग जो है वो आपका कहलाएगा, है ना। कि इसमें कितने वर्ग हैं सर, इसमें ना 5 वर्ग है। ऐसे अगर इसके अंदर कोई वर्गों की संख्या कहे तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6, है ना। सातवां वर्ग ये होगा, सातवां। और ऐसे ही आठवां वर्ग मान लीजिए ये हो जाएगा आठवां, ये हो जाएगा आठवां, है ना। लेकिन दोनों को अगर मैं बाई ट्रिक करना चाहूं तो दोनों को करने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। बाई ट्रिक दोनों को करने का तरीका कैसे अलग हो जाता है, समझना ध्यान से। जैसे अगर आपसे यहां पर बात की जाए कि भाई इस आकृति में वर्ग कितने हैं, ट्रिक से निकालने हैं, तो आपको करना क्या है, एक तरफ नंबरिंग करनी है 1 और 2 और 1 और 2। आपको देखना है कि क्या रो और कॉलम बराबर है, बस इतना देखना है। इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रो और कॉलम आपको बराबर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। तो जब रो और कॉलम बराबर दिखे तो आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देना, मतलब 1 + 4 यानी कि 5। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5 वर्ग हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें जो है वो 5 वर्ग आपके जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, 5 वर्ग जो है वो आपके बन जाएंगे इसमें, सही है। देखो इसमें बताओ कितने होंगे। बताना इस आकृति में कितने होंगे।
दोनों आकृतियों में बताओ कितने कितने वर्ग हैं, दोनों आकृतियों में बताओ वर्गों की संख्या कितनी कितनी है, कितने कितने वर्ग हैं। चार पांच, 1 2 3 4 5। अब ये मत कहना सर ये थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, वो मेरे से बनाने में ऐसा हुआ है, एग्जाम में ऐसा नहीं लगेगा। एग्जाम में जो है वो सेम ही होगा, ठीक है, एग्जाम में जो है वो सेम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5, इसका मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। ऐड कर दीजिए तो 4 और 9 13 13, 9 4 और 1 5 और 9 14 14 16 30 और 25 यानी कि 55। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 55 यानी कि 55। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 55 यानी कि 55। अब कह रहा है सर इस आकृति का कितना होगा, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट ही जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 36 प्लस 49 प्लस 64, सबको जोड़ जाड़ करके आएगा ये 204। कितना आएगा, 204 आएगा, ठीक है। क्या हो गया बेटा, टेक्निकल इशू हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। जो है जब हमने ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 किया तो इसके अंदर ऑलरेडी काउंट हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वो इसके अंदर ऑलरेडी काउंट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी ज्यादा कुछ निकला नहीं है, बस इतना ही पढ़ाया है मैंने कि अगर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हो, वर्गों की संख्या अगर हमें गिननी हो, और वर्गों की संख्या गिनते वक्त अगर रो और कॉलम बराबर है, ठीक है, रो और कॉलम जो है वो बराबर है, तो आपको क्या करना होगा, जितनी भी रो और कॉलम है उस पर नंबर 1 2 3 करो। अगर रो और कॉलम बराबर आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अगर ऐसा हो रहा है तो इनके नंबर को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है 1 से लेके 8 तक इनके नंबर को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। कोई बात नहीं, जो अभी आए हैं वो अब अपने कमेंट थोड़ा सा ऑफ करें, वो मेरी बात पर ध्यान दें। क्या मैंने अभी बस यही पढ़ाया है ना, ट्राइंगल में तो वही समझाया था जो कल समझा के गया था, उसके आगे का ही वही वाला क्वेश्चन करा रहा था, ठीक है। तो अभी जब ट्राइंगल के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नंबर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या का मतलब क्या होता है, वर्गों की संख्या होती है यानी कि वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। तो जब भी वर्गों की संख्या में निकालनी हो तो उसमें दो केस होते हैं। पहला केस जिसमें रो और कॉलम बराबर होती है, जिसमें रो और कॉलम बराबर होती है। दूसरा केस जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होती, जैसे यहाँ पर 1 2 3 है ना, और यहाँ पर 1 और 2 है, तो इधर तो 3 कॉलम है लेकिन रो 2 ही है। तो कॉलम और रो जिसमें बराबर नहीं होती है उसका केस। तो जिसमें रो और कॉलम बराबर होती है वहां क्या करना होता है, जिसमें रो और कॉलम बराबर होती है वहां क्या करना होता है, वहां पर जितनी भी नंबरिंग है उनको लिख करके उनको ऐड कर दीजिए, है ना, उनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। जैसे 1 से लेकर के 5 तक यहाँ है, 1 से 5 यहाँ है। अब आप देखोगे तो रो और कॉलम बराबर है ना, अब आप देखोगे तो रो और कॉलम क्या है, बराबर है ना। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो रो और कॉलम क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है। जब बराबर होगी तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट स्क्वायर करके ऐड कर दोगे और आपका आंसर मिल जाया करेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बारे में, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसका आंसर दो जल्दी से आप सभी। शायद आप बराबर दे रखी थी तो ये ट्रिक अप्लाई होगी, बट अगर आप यहां देखोगे तो यहां जो है वो रो कॉलम के बराबर है ही नहीं। आपने फोकस ही नहीं किया इस बात पर, बस आपने नंबरिंग डाली और आंसर देना शुरू कर दिया, बट आप फोकस तो करते। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5। आप देखो रो और कॉलम जो है ना वो बराबर नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में रो और कॉलम बराबर नहीं है। जो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे ना कि सर रो और कॉलम बराबर नहीं होगी तब क्या करेंगे, तो यहां देखोगे आप तो आपको दिख ही जाएगा कि रो और कॉलम बराबर नहीं है। और जब रो और कॉलम बराबर नहीं है तो पता है कैसे किया जाता है, तब इन दोनों नंबरों को पकड़ा जाता है, इधर का हाईएस्ट और इधर का हाईएस्ट।
इन दोनों की आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे एक तरफ 6 सबसे बड़ा संख्या है और एक तरफ 5 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, तो एक तरफ 6 सबसे बड़ी संख्या है और एक तरफ 5 सबसे बड़ी संख्या है, तो इनको गुणा कर दीजिए। इनको गुणा करने के बाद इनमें से एक एक संख्या कम कर दीजिए, मतलब 5 की गुणा 4 से कर दीजिए। ऐसा क्यों? इसकी गुणा इससे प्लस इसकी गुणा इससे, मतलब 4 की गुणा 3 से, प्लस इसकी गुणा इससे 3 की गुणा 2 से, प्लस इसकी गुणा इससे 2 की गुणा 1 से। आप चाहे तो ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए, जो हाईएस्ट नंबर है वो लिखने हैं और उनमें से एक एक घटाते चलना जब तक 1 ना आ जाए। जब तक 1 ना आ जाए, 1 आते ही रुक जाना, 1 आते ही रुक जाना, बस। अब इसको ऐड कर लो, अब इसको ऐड कर लो। 6 पंजे 30, 5 चौका 20, 4 तियां 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 6 2 8 और 20, 20 और 20 40 और 30 70। तो इसके अंदर जो कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। इसके अंदर कुल वर्गों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी, 70 हो जाएगी। इसमें कितने होंगे? इसमें बताओ, इसमें कितने होंगे? इसमें बताओ। अब रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो जो तरीका भी हमारे सामने है ये लगेगा। दोनों तरीके अलग अलग है, ठीक है। तो रो और कॉलम बराबर होंगे तो तरीका अलग लगेगा, रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो तरीका अलग लगेगा। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 1 2 3 4, अभी देखो यहाँ तो एक आसान सा कॉन्सेप्ट था कि इसमें -1 हुआ, इसमें -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ करते हुए लिख रहे थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हिसाब अलग होगा, है ना? कैसे? इस 7 की गुणा जो है ना वो इस 4 से ही होगी, तो कुछ अलग नहीं है। इस 7 की गुणा 4 से करनी है बस, 7 की गुणा 4 से, प्लस इस 6 की गुणा 3 से, 6 की गुणा 3 से, प्लस इस 5 की गुणा 2 से, इस 5 की गुणा 2 से, प्लस इस 4 की गुणा 1 से। और इसीलिए मैंने आपको बात समझाई कि अगर आप ये लाइनें नहीं खींच पा रहे हो तो कॉम्प्लिकेट मत करो, अपने आप को कष्ट मत दो, शरीर को कष्ट देना सबसे गलत चीज होती है, ठीक है। अब क्या करो, आप जो है बस ये दोनों तरफ से नंबर उठा लो, जैसे एक तरफ से 7 उठा लो, एक तरफ से 4 उठा लो। 7 में 1 घटाओगे 6 बचेगा, 4 में 1 घटाओगे 3 बचेगा, 6 में 1 घटाओगे 5 बचेगा, 3 में 1 घटाओगे 2 बचेगा, 5 में 1 घटाओगे 4 बचेगा, 2 में 1 घटाओगे 1 बचेगा, 4 में 1 घटाओगे 3 बचेगा, 1 में 1 घटाओगे 0 बचेगा। अब ये तो शून्य हो गया, इसके तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो शून्य पे सवार हो गया, जो शून्य पे सवार है उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो खुमार है वो अपनी मस्ती में। तो ये हो गया 7 चौक 28, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 और 4 एकम 4, तो 8 8 16, 16 4 20 का 0 कैरी 2, 2 1 3, 1 4, 4 और 2 6, तो मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 60 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया? 60 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया? 60 हो गया। अच्छा, इसके क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं, कुछ अलग नहीं आते। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आते भी ऐसे ही हैं। हमें लगता है कि यार इसके तो शायद कुछ बहुत ही डिफरेंट से क्वेश्चन आते होंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके बिल्कुल डिफरेंट से क्वेश्चन आपको दिखें। आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन देखने में तो टफ है, पर करने में वो ईजी होगा, सच में, यकीन मानो मेरा, वो करने में जो है वो ईजी ही लगेगा आपको। पढ़ो होगा इसका, एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले आपको, ये वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो। जैसे यहाँ पर पूछा गया है रेक्टेंगल्स अगेन रेक्टेंगल 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 स्क्वायर, जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर दो क्या आएगा? इसका आंसर दे दो मुझे, क्या आ सकता है बताओ जरा, इसका आंसर दे दो मुझे, क्या आ सकता है?
ये जो है वो 15 हुए। 15 जो है मतलब यहाँ पर आपके वर्गों की जो संख्या है वो आपकी गिन करके आई है। 15 जो है वो यहाँ पर आपकी संख्या है वो वर्गों की गिन करके आई है। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, बताएं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर आपको मैं पहले बेसिक समझाऊं कि जैसे ही बड़ा सा क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्या है ना, इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐड है, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन इसमें ऐड है। अब जब एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐड होते हैं तो आपको करना क्या होता है, आपको ये करना है, इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दो पार्ट वाइज। पार्ट वाइज डिवाइड करने का अर्थ है कि सबसे पहले तो आप इस हिस्से के नंबर ऑफ स्क्वायर निकालो। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो इस वाले हिस्से में कितने स्क्वायर है। ये जो आंतरिक हिस्सा है ना, सबसे पहले आप इस हिस्से में देखो कितने स्क्वायर है ना। सबसे पहले आप इसमें देखो इसमें कितने स्क्वायर है। रेक्टेंगल अभी पढ़ाऊंगा विशु, उसके बाद बताऊंगा कि उस आकृति में कितने रेक्टेंगल थे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप देखो कि इस आकृति में कितने स्क्वायर है, और जब इस आकृति में मिल जाए तो बड़ी वाली आकृति में बचे हुए स्क्वायर को ढूंढना शुरू कर देना। बड़ी वाली आकृति में बचे हुए स्क्वायर को ढूंढना शुरू कर देना। चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। सबसे पहले इस आकृति के अंदर निकालो कितने जो आपके ये स्क्वायर है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले जो है वो आप इस आकृति के अंदर स्क्वायर ढूंढो। सही है, तो इस आकृति के अंदर जब स्क्वायर ढूंढने गए तो आपको दिखेगा 1 2 3 और ये भी 1 2 3 है ना। तो मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी कि 14। तो 14 वर्ग तो यहाँ से हो गए। उसके बाद देखो ये चार सीधे सीधे दिख रहे हैं, 15 16 17 और 18। तो ये चार तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो यानी कि 18 हो गए। यार इन 18 के बाद भी चार और सीधे सीधे दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं देखो ध्यान से, 1 2, ये तो बहुत सीधे तौर पर दिखाई दे रहे होंगे आपको, 3 और 4। इन चार में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। तो 18 और 4 कितने हो गए, 22 हो गए। 18 और 4 कितने हो गए, 22 हो गए, है ना। 18 और 4 22। यहां तक सबने गिन लिया, यस और नो, पहले ये बताओ। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। वेदांत बिल्कुल सही, रोहित बागड़े सही है, साक्षी मौर्य बहुत ज्यादा आगे निकल गई, पहले सही थी। यहां तक तो सबने गिन लिए, हाँ या ना। ये 22 तक तो किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। इस 22 के बाद देखो, यहां देखना ध्यान से, ये 23, ये होगा 23वां। ठीक है, देखते रहो ध्यान से, ये होगा 24वां, ये होगा 24वां। ठीक है, ये होगा 25वां। ठीक, ये होगा 26वां। तो मतलब 22 और 4 26। ये जो बाद में मैंने चार गिनवाए ये बहुत डीप थे, इनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था, है ना। जो ध्यान नहीं देते उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल था। अमन तुम्हें तो मिले ही नहीं होंगे दूर दूर तक भी, है ना। अभी तुम्हारा 26 आंसर उतना ही आया जितना मैंने लिखवाया है। अभी इसमें एक और है, 27 इसका टोटल आंसर होगा। वाई जो एक बचा वो कहाँ है, जो एक बचा वो ये वाला बचा, जो एक बचा वो ये वाला बचा। तो जैसे ही आपने इसको जोड़ा तो ये कितने हो गए, ये 27 हो गए। ये कितने हो गए, ये हो गए तुम्हारे 27। तो यहां तक टोटल आपके आंसर बनेगा, दैट 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, 27 जो है वो इसका आंसर बनेगा। देखो 22 तक तो सबने गिन लिए थे, यस और नो, पहले ये बताओ। 22 तक सबने गिन लिए थे, हाँ या ना। 22 तक गिनने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। 22 के बाद दिक्कत आई होगी, 22 तक गिनने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। जो दिक्कत आनी शुरू हुई होगी वो 22 के बाद हुई होगी, यस और नो। जो 22 से 26 तक गिने मैंने, 22 तक गिनने में किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन जो 23 24 25 26 गिने उसमें दिक्कत आई होगी। तो वो वाले मैं फिर दिखा देता हूँ। देखो 23वां मतलब जो है वो एक ये बनेगा, देखो इस तरीके से। 24वां जो है वो ये देखो ये बनेगा इस तरीके से, है ना। 25वां ये देखो ये बनेगा इस तरीके से, और 26वां ये देखो ये बनेगा इस तरीके से। तो ये चार आपने शायद ढंग से नहीं गिने होंगे, बाकी तो आपने गिने होंगे। ठीक है, मैं बोलता हूँ अभी क्लास एंड होने के बाद एक बार टीम को कि शायद कोई दिक्कत आ रही है, एक बार दिखवा लें। ठीक है, अब आते हैं बात रेक्टेंगल पर। व्हाट इज द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है साहब, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या है, तो ये जो है ना वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत में दो भुजाएं आमने सामने वाली समान होती हैं, जैसे इसको भी एल कह देते हैं हम, इसको भी एल कह देते हैं, इसको भी बी कह देते हैं हम, इसको भी बी कह देते हैं। मतलब आमने सामने की दो दो भुजाएं एक समान होती है ना। आमने सामने की दो दो भुजाएं जो है वो एक समान होती है। ठीक है, आमने सामने की दो दो भुजाएं जो है वो एक समान होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों एल हैं वो दोनों बी हैं तो आमने सामने की दो दो भुजाएं एक समान होती हैं। एक बात और याद रखिएगा कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट
but all rectangles are not square. सभी वर्ग आयत है पर सभी आयत वर्ग नहीं है। ऐसा यूं क्योंकि आयत के लिए तो कोई सी भी दो साइड बराबर हो तो वो आयत हो जाएगा। अब जैसे ये है, ये कहने के लिए तो वर्ग है बट ये आयत भी कहलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं तो इसको L मान रहा हूं और इसको B मान रहा हूं, तो मेरी दो साइड बराबर हो गई ना, ये भी और ये भी, तो आयत तो ये हो ही गया। क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर है इसलिए ये वर्ग भी है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर है तो ये वर्ग भी है ना। लेकिन अगर इस पर आप बात करोगे तो ये जो है, जैसे यहां पर मैंने इसको L माना और इसको B माना, तो ये आयत तो है पर ये वर्ग नहीं है। क्योंकि वर्ग होने के लिए इसकी चारों साइड बराबर होनी चाहिए थी। क्योंकि वर्ग होने के लिए इसकी चारों साइड बराबर होनी चाहिए थी। तो क्योंकि ये चारों साइड बराबर नहीं बना पा रहा इसलिए ये केवल आयत रहेगा। बट ये आयत भी कहलाएगा और ये वर्ग भी कहलाएगा। मतलब ये वर्ग तो है ही है, ये वर्ग तो है, वर्ग की पावर तो इसमें है ही, और ये वर्ग होने के साथ साथ आयत भी कहला सकता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ये जो बात है वो याद रखना क्या, कि सभी वर्ग आयत हैं, सभी जो वर्ग हैं वो क्या है, आयत, पर सभी आयत जो है वो वर्ग नहीं है। इस बात को भूल मत जाना, क्योंकि अगर ये बात आप भूल गए, ठीक है, अगर ये बात आप भूल गए तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये वाला है कि मान लो यहां पर अगर मैं ऐसे आकृति बनाऊं, इस आकृति में आपसे मैं पूछूं आयत कितने हैं, इस आकृति में आपसे मैं पूछूं आयत कितने, आयत बताओ इस आकृति में कितने हैं, आयत बताओ मुझे इस आकृति में जो है वो आयत कितने हैं, इस आकृति में जो है वो आयत कितने हैं। हाँ, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर को कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। बताओ इसमें कितने आयत हैं। यहाँ पर मैंने आयत पूछे, आयत निकालो, आयत बताओ। इसमें मैंने आयत गिनने के लिए तुमसे कहा था आयत गिनना, क्या ये आयत नहीं है? अरे भाई रुक जा, क्या ये आयत नहीं है? ये भी तो आयत ही है ना, एक है या नहीं है? 4 के बाद 5वां क्या है? 4 के बाद 5वां, फिर उसके बाद ये देखो ये भी आयत है ना, ये भी आयत है, कितना है? 5 के बाद 6ठा। उसके बाद देखो ये भी आयत है, एक 7वां। उसके बाद देखो ये भी आयत है, ऐसे करके एक 8वां। ठीक है, और उसके बाद देखना जो ये सबसे बड़ा वाला बेटा, मतलब ये सबसे बड़ा वाला, तो ये भी तो आयत ही है ना, ये 9। तो इसमें 9 आयत है, वर्ग तो इसमें 5 ही थे, वर्ग तो इसमें 5 ही थे, पर इसमें आयत की संख्या जो है वो 9 है ना। इसमें आयत की जो संख्या है वो कितनी है? वो 9 है। वर्ग तो 5 ही थे पर आयत 9 हो गए इसमें। ठीक है, आयत जो है वो इसमें 9 हो गए। क्लियर हो गई बात सभी को? जाते हैं, ये सब मैं कल डिस्कस करूंगा। आज बेसिकली हमने कुछ क्वेश्चंस ट्रायंगल के डिस्कस कर लिए थे, तो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे ट्रायंगल के, और यानी कि त्रिकोण के ये वाले जो क्वेश्चंस थे उस पर मैंने बात की थी।